चलो तो पहले क्वेश्चन का आप मुझे उत्तर बता दीजिए, क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। गुड। टिंकू वर्मा, मीरा मीणा, दीपा शर्मा, सीता प्रजापत, मोनू धाकड़, रंजना, सुबिता, सोनिया देवी। ओके। देखो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान है, तो हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है भाई, विज्ञान क्या है, व्हाट इज एजुकेशन साइकोलॉजी। देखो शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक आपके क्या है, व्यवहारिक विज्ञान भी है और अनुप्रयुक्त विज्ञान भी है और सामाजिक विज्ञान भी है। तो शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों तीनों ही विज्ञान है। आपको मैं बता दूं, शिक्षा मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग ही क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान है। तो क्या करेंगे अपन, क्वेश्चन में भी आ सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयोग हो रहे हैं वो ये हमारा क्या है दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान कहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान जो है ये आपका दो शब्दों से मिलकर के बना है, जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे, एक तो है यहाँ पे शिक्षा और एक है क्या, मनोविज्ञान। ऐसे दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि इसका शाब्दिक क्या हुआ, शिक्षा से संबंधित मनोविज्ञान। दूसरे शब्दों में हम कहें तो ये क्या है, एक व्यवहारिक रूप है मनोविज्ञान का और शिक्षा की प्रक्रिया में मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्वेश्चन पूरे नहीं दिख रहे, ओके 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 ठीक है, मैं देखता हूँ अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है। चलिए अभी दिख जाएंगे। चलो अब देखो, इज इट क्लियर, अभी सबको दिख रहा है। क्रिएटिव एआई फैक्ट, दीक्षा कुमारी, शिमला मीना, सौरभ मीना, निशा, टिंकू। ओके यस। चलो तो अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 43 नंबर का। बताइए मेरे को, क्वेश्चन है शिक्षा वर्तमान में है, तो शिक्षा वर्तमान में क्या है बताओ। शिक्षा वर्तमान में शिक्षक केंद्रित है या फिर बाल केंद्रित है या शिक्षक और बाल दोनों केंद्रित है या पाठ्यक्रम केंद्रित है। अब देखो ये वाला प्रश्न हम लोग कई सारे दोस्त हैं जो गलत कर देते हैं। आपको पाठ्यक्रम केंद्रित नहीं करनी है, क्योंकि कई लोगों ने पढ़ा नहीं होता है और वो पाठ्यक्रम केंद्रित करके आ जाते हैं, फिर समस्या होती है वहां पे। हमें क्या करना है दोस्तों, हमें करना है शिक्षा जो है वर्तमान में बाल केंद्रित है, बालकों पर आधारित है। अब देखो शिक्षा बाल केंद्रित है ना, तो पाठ्यक्रम केंद्रित तो वैसे नहीं होने वाली है। बाल केंद्रित है तो बाल केंद्रित बालकों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण होगा। तो पाठ्यक्रम केंद्रित तो अपने आप हो जाएगा जब बाल केंद्रित होगा तब, क्योंकि बालकों के अनुसार ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। तो बाल केंद्रित में जो सबसे अच्छा रोल निभाता है वो पाठ्यक्रम तो निभाता है कि 6 साल के बच्चे के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए, 8 साल के बच्चे के लिए क्या होना चाहिए, 15 साल के बच्चे के लिए क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो पाठ्यक्रम केंद्रित होने का मतलब होता है केवल पाठ्यक्रम पे ध्यान दिया जाना चाहिए कि सही पाठ्यक्रम क्या होगा। वहां पर बालक की उम्र का ध्यान नहीं रखा जाता जैसे कि पहले होता था। लेकिन आज जो नई एजुकेशन पॉलिसी भी आई है अपनी अभी भारत के अंदर, तो उसमें भी बाल केंद्रित शिक्षा को ही महत्व दिया गया है। ठीक है, समझ में आई बात आपको। देखो शिक्षा मनोविज्ञान के कारण बाल केंद्रित तो हो ही गई है, शिक्षा मनोविज्ञान के कारण ही पॉसिबल हो पाया है। कुछ वर्ष जो हैं इनसे पहले की अगर अपन बात करें तो शिक्षा में पाठ्यक्रम और शिक्षक को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, बालक को नहीं दिया जाता था, टीचर और सिलेबस को दिया जाता था। लेकिन वर्तमान की शिक्षा प्रणालियों में हम देखें तो पाठ्यक्रम को महत्व नहीं दिया जाता है, शिक्षा को बाल केंद्रित कर दिया गया है। और बाल केंद्रित शिक्षा का मतलब क्या है, बच्चों के अनुभवों और ज़रूरतों को प्राथमिकता देना। इस शिक्षा पद्धति के अंदर बच्चों को सीखने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए पर्याप्त मौके मिलते हैं। इसमें शिक्षक और छात्र दोनों की सक्रिय भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए या 44 देखिए, सांख्यिकी विधि के बारे में पूछ रहा है। तो बताइए भाइयों, सांख्यिकी विधि के बारे में आपका क्या मत है, क्या सोचते हो आप सांख्यिकी विधि के बारे में। सांख्यिकी विधि है, बताइए क्या होगा सही उत्तर इसका। प्राचीन विधि है, परंपरागत है, नवीन है, उपयुक्त है। देखो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट कोर्स करवा रखा आपको बाल विकास का। तो अगर आपने वो सारी कक्षाएं ली है ना दोस्तों, तो मैं लाइन टू लाइन प्रश्न बना रहा हूँ। अगर आपको पता हो तो, किसी ने भी क्लास ली है ना तो उसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। लाइन टू लाइन क्लासेज के अंदर से लाइन टू लाइन जो अपना नोट्स थे उनमें से क्वेश्चन बने जा रहे हैं। एक भी गलत नहीं करेगा वो बंदा, कोई भी, किसी ने भी क्लास ली है पूरी कंप्लीट वाली तो। लेकिन हाँ,
अगर आप अब क्लास लेना शुरू कर रहे हो ना, तो मैं नया कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ, उसी को लेना। अब नई क्लास शुरू मत करना। जो पहली क्लास है ना प्लेलिस्ट में, वो तो ले लेना, बाकी की मत लेना, क्योंकि वो प्लेलिस्ट हटाई जाएगी कुछ दिन बाद में। जिसका कुछ बच रहा है ना, वो जल्दी से कंप्लीट करें भाई। ओके, चलो। नवीन सांख्यिकी विधि जो है, ये नवीन विधि है। सामूहिक रूप से प्रतिपादन जो इसका किया था दोस्तों, वो किया था कार्ल, याद रखिएगा, पियर्सन। कार्ल पियर्सन थे एक तो भाई साहब, और एक थे R.A. फिशर। कौन थे? R.A. फिशर और कार्ल पियर्सन। इसके अलावा तीसरे जो भाई साहब थे, उनका नाम था जर्टूड। क्या था? जर्टूड रोक्स। तो इस तरह से 3 मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सांख्यिकी विधि को प्रतिपादित किया था। सांख्यिकी विधि में होता क्या है दोस्तों? डेटा का कलेक्शन होता है। क्या होता है? डेटा का इकट्ठा करना, डेटा को इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना और वर्णित करना, ये इस पद्धति के अंदर आता है। सांख्यिकी की मदद से जो हमारी जनसंख्या होती है, पॉपुलेशन के जो आंकड़े होते हैं ना, उनके लिए भी नमूने निकाले जाते हैं। सांख्यिकी विधि ही काम आती है वहां पर भी। सांख्यिकी विधि का इस्तेमाल कई तरह से किया जाता है, जैसा कि मैं कहूँ आपसे, अनुसंधान के क्षेत्र में भी इसका किया जाता है। किसके क्षेत्र में? अनुसंधान के क्षेत्र में भी किया जाता है। मैं कहूँ जो अपन टिप्पणी वगैरह करते हैं सार निकालने के लिए, उसमें भी किया जाता है। प्रयोगों को डिजाइन करने में किया जाता है। अध्ययन का परिणाम प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है बच्चे के लिए। दुनिया के बारे में मैं कह सकता हूँ कि अवलोकन पर टिप्पणियों के आधार पर एक आम सहमति तक पहुँचना भी सांख्यिकी विधि का ही काम होता है। इसके थ्रू ही पूछा जाता है। उपचारात्मक या नैदानिक विधि उपयोगी है? बताइए, नैदानिक विधि है या उपचारात्मक विधि है? ये किसके लिए उपयोगी है? संवेदग्रस्त बालकों के लिए, या तो फिर बाल अपराधी बालकों के लिए, या अध्ययन में कठिनाई अनुभव करने वाले बालकों के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए? तो बताओ। अरविंद आप जल्दी बना लीजिए भाई, कितनी क्लासेज और रह रही हैं आपकी? टोटल 37 क्लासेज है वहाँ पे। अपना जो पूरा कंप्लीट कोर्स है उसमें 37। अब ऐसे नहीं है कि 37 घंटे की क्लासेज ही है, नहीं, कई क्लासेज 5-5, 6-6 घंटे की भी हैं उसमें। जैसे अधिगम के पूरे सिद्धांत हैं, वो मैंने 6 घंटे के अंदर पूरे करवा रखे हैं एक ही क्लास के अंदर। ऐसे कई क्लास 2 घंटे की है, कई 3 घंटे की है, कई 1.5 घंटे की है, कई 1 घंटे की है, इस तरह से है। तो बहुत शानदार कोर्स है, पर मैं उसको दोबारा से बना रहा हूँ। तो नई तरह से शुरुआत मत करना, नया कोर्स मिलेगा प्लेलिस्ट में, उसी को शुरू करना आप। चलो, 45 में क्या होगा आपका? हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। टी ऑप्शन करेंगे अपन इसमें। उपचारात्मक विधि जो है शिक्षण की एक विधि है, और इसके जरिए मैं आपसे बात करूं, जो शिक्षक होता है और छात्र जो होते हैं, उनको अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए एक जरूरी सहायता और मार्गदर्शन देती है। और इसका इस्तेमाल उन छात्रों के लिए किया जाता है जो विषय की बाकी कक्षा में पीछे रह जाते हैं, बाकी लोगों से पीछे रह जाते हैं। और उपचारात्मक विधि के जरिए जो धीरे सीखते हैं ना बच्चे, उनकी पहचान की जाती है, और उनकी सीखने की जो क्षमता है उसमें फिर सुधार भी किया जाता है। भाई बीमारी क्या है, अगर वो पहचान कर ली गई तो बीमारी का इलाज हो जाता है ना भाई, दवाई देके। इसीलिए तो उपचारात्मक विधि को प्रयोग किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में। भाई कोई बालक कमजोर है पढ़ाई में, तो बालक कमजोर क्यों है पढ़ाई में, इस चीज का ध्यान पड़ जाता है, इस चीज के बारे में उपचार हो जाता है उपचारात्मक शिक्षण विधि में। अब पता लग जाएगा तो उसका निदान भी हो जाएगा। फिर निदान किस माध्यम से होगा? शिक्षण विधियों के माध्यम से होगा, कि उस बच्चे को किस शिक्षण विधि के द्वारा सिखाया जा सकता है। तो उपचारात्मक विधि का इस्तेमाल जो है छात्रों की समस्याओं और चुनौतियों की पहचान करने के बाद में किया जाता है। उपचारात्मक विधि को लागू करने के लिए दोस्तों शिक्षक को छात्रों की ताकत और कमजोरी के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए, तभी वो बेटर तरीके से काम कर पाएगी। जो आपकी उपचारात्मक विधि है वो डायग्नोस्टिक मेथड जो है, और उपचारात्मक विधि के जरिए ही छात्रों को उनकी जरूरतों के मुताबिक व्यवहारिक अनुभव भी दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 46। बताइए, विकासात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? नहीं, 37 तक ही है कंप्लीट क्लास, उसके बाद में नहीं है। आप एक काम करो ना, जो भी क्लासेज है उनको डाउनलोड कर लो आप, आपके फ़ोन में, कहीं मेमोरी कार्ड में कर लो, कहीं पेन ड्राइव में कर लो, आप लैपटॉप में कर लो, उनको डाउनलोड कर लो। फिर अगर प्लेलिस्ट हट भी जाएगी तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगा, और नंबरिंग कर लो उनके 1 2 3 4 5 37 तक। चलिए, ग्रेगर जॉन मेंडल नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा आपका, ग्रेगर जॉन मेंडल हो जाएगा इसका। विकासात्मक विधि का प्रतिपादन किसने किया था? मेंडल ने किया था। ठीक है, देखो विकासात्मक विधियां बहुत सारी होती हैं, इसके अंदर बहुत सारी विधियां हैं, उनकी सहायता से मानव के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है,
और इन विधियों से बालक के जन्म से लेकर के उन अवस्था तक का मतलब वो अवस्थाएं भी आ जाएंगी इसके अध्ययन के अंदर जहाँ तक बालक का जो शारीरिक है मानसिक विकास है वो नहीं हो जाता, तब तक मतलब किशोर अवस्था तक ले सकते हैं अपन इसको। क्वेश्चन नंबर 47 देखो बाप, बताइए विकासात्मक विधि का अध्ययन किया जाता है। विकासात्मक जो विधि है ना इसका अध्ययन किया जाता है। 47 में बताइए क्या उत्तर होगा। ओके तो दोस्तों विकासात्मक विधि का जो अध्ययन किया जाता है ये किया जाता है बाल्यावस्था का, ठीक है, गर्भावस्था का और किशोरावस्था का। तो इसमें हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर है भाई? ओके आगे चलते हैं। अरस्तु का संबंध किस विधि से है बता दो। अरस्तु जो भाई साहब हैं इनका संबंध कौन सी विधि से है? तो माय डियर फ्रेंड्स अरस्तु का जो संबंध है वो है तुलनात्मक विधि से। नंबर 1 ऑप्शन हो जाएगा। इसका प्रयोग जो है वो सार्वभौमिक रूप से किया जाता है। तुलनात्मक विधि अध्ययन की किसी भी एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संबंध में देखने का एक तरीका मान सकते हैं अपन। और इसमें आमतौर पर होता क्या है, जो स्थान है ना, या फिर समय है, उसके आधार पर तुलना की जाती है ना। तुलनात्मक विधि का इस्तेमाल जो है अनुसंधान में 2 या 2 से ज़्यादा मामले हैं, संस्थाएं हैं, घटनाएं हैं, उनकी तुलना करने के लिए की जाती है। ठीक है, तो तुलनात्मक विधि के बारे में समझ गए। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इसके अंदर समानता, डिफरेंसेस जो है, अंतर जो है और अंतर्निहित जो पैटर्न है उनको समझा जा सकता है। तुलनात्मक विधि गुणात्मक होती है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। क्या गुणात्मक भी होती है और क्या होती है, मात्रात्मक भी होती है। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है तुलनात्मक विधि के ऊपर, तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, मध्यवर्ती चर कहलाते हैं। बताइए मध्यवर्ती चर कहलाते हैं स्वतंत्र चर, आश्रित चर, जैविक चर या उपरोक्त सभी। हाँ बताइए। डामोर हीरा, टिंकू वर्मा, तुलसी मेघवाल, निशा घारू, सोनिया देवी, अरविंद सुमन, सीता प्रजापत, सुजाता यादव, तुलसी मेघवाल, दीक्षा कुमारी, लॉर्ड काना। ओके देखो भाई इसका उत्तर होगा जैविक चर, ऑप्शन नंबर 3। मध्यवर्ती चर जो होता है ना दोस्तों, ये क्या करता है, जो एक तो होता है स्वतंत्र चर, क्या होता है, पढ़ाए रखे हैं मैंने आपको कोर्स में, स्वतंत्र चर होता है एक तो, ठीक है, और एक होता है दोस्तों कौन सा, आश्रित चर। ठीक है, ये 2 चर होते हैं, स्वतंत्र और आश्रित, और इनके बीच का जो चर होता है ना वो मध्यवर्ती चर होता है। तो स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच के जो संबंध को दर्शाता है या फिर नियंत्रित करता है ना, तो वो चर कौन सा है, मध्यवर्ती चर है। ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए स्वतंत्र और आश्रित चरों के बीच के संबंध को नियंत्रित करने वाला चर का क्या नाम है, तो वहां पे उत्तर आएगा मध्यवर्ती चर। इसमें मध्यवर्ती चर जो है या फिर हस्तक्षेप करने वाला चर भी कहा जा सकता है। इन दोनों के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है ना, प्रॉब्लम बनता है इन दोनों के बीच में। स्वतंत्र चर को प्रभावित करता है और फिर आश्रित चर के जो परिणाम होते हैं ना उनको भी प्रभावित करता है। अच्छा, मध्यवर्ती चर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये अपन कह सकते हैं एक तो नियंत्रण चर के रूप में काम करता है, पहली बात। दूसरी बात है ये अस्थायी जो गणनाएं होती हैं, अस्थायी गणनाएं, ठीक है, तो अस्थायी गणनाओं को संग्रहित करने का काम भी करता है। ठीक है, इसके जो परिणाम होते हैं ना, परिणाम जो होते हैं पहले से ही तय होते हैं कि क्या परिणाम होने वाला है, हम सब जानते हैं पहले से इस विधि के द्वारा, या सॉरी मध्यवर्ती चर के द्वारा। और मध्यवर्ती चर जो है ये स्वतंत्र चर का क्या करता है, अनुसरण करता है। ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक तो अस्थायी गणनाओं के बारे में कि अस्थायी गणनाओं को संग्रहित करने का काम करता है मध्यवर्ती चर। दूसरा है इसमें परिणाम पहले से तय होते हैं, और तीसरा है स्वतंत्र चर का अनुसरण करता है। चौथी बात क्या है, स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच में क्या करता है ये, इसके संबंध को नियंत्रित करने वाला चर है ये। क्लियर? आगे देखिए 50 में देखो बाप, बताओ मुझे, प्रश्न है हमारा, जीवन वृत्त या जीवन इतिहास विधि या व्यक्तिवृत्त विधि के जनक कौन है? मोरेनो, टाइडमैन, एडलर और वुडवर्थ। क्या उत्तर होगा इसका? जीवन वृत्त विधि के जनक कौन है दोस्तों? देखो जीवन वृत्त कह दीजिए, या दोस्तों इसको अपन कह सकते हैं बायोग्राफी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बायोग्राफी भी कह सकते हैं। भाई किसी व्यक्ति के जीवन के क्रियाकलापों का वर्णन है ये, ऐसे कह सकते हैं। ये व्यक्ति की कहानी को किताब के अंदर जीवंत करने का एक तरीका है। ठीक है, जैसे अपन महात्मा गांधी की कहानी कोई किताब में नहीं लिख देता है कोई, उनकी जीवनी, स्वामी विवेकानंद की जीवनी, भगत सिंह की जीवनी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी, ठीक है, भीमराव अंबेडकर की जीवनी, तो ये क्या है, ये किताबें उनके जीवन के बारे में लिखी हुई चीजें हैं। उन्होंने क्या किया अपने जीवन के अंदर,
किस समय में क्या किया, उनकी सोच क्या थी, वो किस दिशा में ले जाना चाहते थे समाज को, वो किस दिशा में देखते थे लोगों को, उनकी प्रकृति के प्रति क्या नजरिया था उनका, उन्होंने अपने जीवन में कौन कौन से काम किए, है ना, नैतिकता के कौन से काम किए, आध्यात्मिकता के कौन से काम किए, बहुत सारी चीजें इसमें पूरे जीवन की चीजें आती हैं। ठीक है, तो जीवन में शिक्षा, काम, रिश्ते, मृत्यु, ये सब जैसी बुनियादी तथ्य है ना, उनके अलावा व्यक्ति के अनुभवों को शामिल इसमें किया जाता है, बट अनुभव आते हैं इसमें। ठीक है, चलिए 51 में देखो बाप, तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा, 50 में हमारा उत्तर हो जाएगा टायर्ड मैन। बी ऑप्शन बिल्कुल सबका सही आ रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, अरस्तु की अध्ययन पद्धति से शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ किस मनोवैज्ञानिक ने माना है? कोल्सनिक, रूसो, बीएफ स्किनर या उपरोक्त सभी? क्या उत्तर होगा बताओ। आप लोग शेयर नहीं करते हो, लाइक भी नहीं करते हो क्लास को सुबह सुबह, है ना। अरे सुबह सुबह तो कर दिया करो, थोड़ी पॉजिटिव फील आए सर को भी, मतलब मन करे आपका कि पढ़ने का आपका मन करे और पढ़ाने का मेरा मन करे। ठीक है, आपको पता है मैं आज रात में 3 बजे सोया था, 3 बजे सोने के बाद में अभी जस्ट मैं आपके पास में आ गया यहाँ पे क्लास लेने के लिए। ओके, मुश्किल से, चलिए 7 बजे उठ गया था फिर मैं। तो 51 नंबर के प्रश्न में क्या उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बी एफ स्किनर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा करेंगे। देखो यहाँ पर अरस्तु क्या कहते थे, अरस्तु के बारे में तुम्हें ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, अरस्तु, अरस्तु भाई साहब क्या कहते हैं यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ, नोट कर लेना इस चीज को आप, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कहते थे कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है, योग्यता या फिर कह सकते हैं क्षमता क्या करती है, पाई जाती है। याद रखना क्या कहा अरस्तु ने, कि विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की योग्यता है, क्षमता पाई जाती है। और ये बिल्कुल फिट है ये बात भाई, क्या है, बिल्कुल फिट है। बताओ मानते हो कि नहीं मानते आप इस बात को। बात देखो, आपके घर में जो भी सदस्य है ना, क्या उनमें काम करने की क्षमता सब में समान है? नहीं ना। क्या उनमें पढ़ाई करने की क्षमता सब में समान है? कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो किसी के भेजे में कुछ घुसता ही नहीं है, कितना ही कोशिश कर लो। बात है कि नहीं बताओ। तो बिल्कुल सही बात कही थी अरस्तु ने, ये बात याद रखना, विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों में विभिन्न प्रकार की योग्यता व क्षमता पाई जाती है, बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ बालकों के विकास के साथ हुआ, ऐसा मत किसका है? बता दो। क्या कहा भाई, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ बालकों के विकास के साथ में हुआ, ऐसा मत किसका है? स्टेनले होल का है, कोल्सनी का है, रूसो का है या स्किनर का है? स्टेनले होल जो है ना, ये दोस्तों यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के, और इनका संबंध बाल विकास से है, इसलिए इनको बाल विकास का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाल विकास का जनक। तो बाल विकास का जनक कौन है? स्टेनले होल है। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले बाल गृह की स्थापना भी दोस्तों किसने करी थी? स्टेनले होल ने। तो बाल गृह की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, याद रखना तुम ये वाली बात भी। और दोस्तों ये सारी की सारी जो पीडीएफ हैं आपको मान एजुकेशन ऐप पे मिलती हैं, मेगा चैंपियनशिप ज्वाइन कर लेना वहाँ पे। ठीक है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी है। चलो अगला प्रश्न है, प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक किसे माना जाता है? बताओ। प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक की बात तो शायद अपन ने कल वाली क्लास में भी करी थी ना भाई। चलो बताइए। तो दोस्तों प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक जो माना जाता है ना, ये माना जाता है थॉर्नडाइक को। पहला ऑप्शन इसमें हम करेंगे सही ऑप्शन। 54 देखो, अमेरिका का निवासी कौन नहीं है इनमें से? बताओ। जॉन डीवी, वाटसन, जॉन लॉक और विलियम जेम्स। अमेरिका का निवासी, देखो दोस्तों जॉन डीवी तो अमेरिका की निवासी ही है, हमने कल भी देखा इनके बारे में। तो वाटसन जो है ये आपके दोस्तों ब्रिटेन के निवासी हैं। ठीक है, और व्यवहारवाद के पिता जनक कहा जाता है इनको। व्यवहारवादियों में सबसे अग्रणी मनोवैज्ञानिक थे। क्लियर है? बाकी जॉन लॉक और विलियम जेम्स भी अमेरिका के ही हैं। और मैं आपको बता दूं वाटसन जो है, सॉरी, अरे वाटसन तो अमेरिका के ही थे, जॉन लॉक नहीं थे ना। हाँ, जॉन लॉक नहीं थे दोस्तों, जॉन लॉक आपके ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है ना, ब्रिटेन के मनोवैज्ञानिक थे। और इन्होंने, जॉन लॉक के बारे में ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, साहचर्यवाद
क्या किया था? साहचर्यवाद का जनक इनको कहा जाता है। तो साहचर्यवाद का जनक कौन है? जॉन लोक भाई साहब हैं, याद रखना। क्लियर है भाई? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए, बालक के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? आज की क्लास का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये वाला 3 स्टार लगा रहा हूँ, याद कर लेना इसको, ठीक है ना भाई। नमस्कार भाई मनीष, नीतू पूनिया, खेलनता मीना, बढ़िया, सबका सही आ रहा है। सुजाता यादव, राम मीना, चलो। हाँ देखो, गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन गलतियों को सुधार लेता है ना, वो ही आगे बढ़ता है। तो हम गलती होती भी है तो हाथों हाथ ही सुधार लेते हैं, क्योंकि अपना दिमाग ही इतना अच्छा काम करता है कि हाथों हाथ ऐसे कह देता है, कहाँ जा रहे हो सर जी? अरे सर जी, बच्चों को गलत मत पढ़ाओ, ये बताओ, है ना? तो चिंता नहीं लो तुम। 55 में क्या हो जाएगा? स्टेनले होल, तीसरा ऑप्शन। स्टेनले होल हिलाता है ये। किशोरावस्था संबंधित भाई साहब बहुत तगड़ा काम किया था इन्होंने अपने जीवन में। बालकों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? स्टेनले होल ने किया। और मैं आपको बता दूं, संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया? वुडवर्थ ने। तो याद रखना, संपूर्ण संपूर्ण अरे भाई, संपूर्ण व्यक्तित्व का, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन करने के लिए, अध्ययन करने के लिए सर्वप्रथम प्रश्नावली विधि का निर्माण किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। यह बात भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? चलो अगला देखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान पूछ रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान 2/9 द्वारा शिक्षक, क्या समझ पा रहे हो? अब 2/9 का क्या मतलब है? चलो इसको तो आप हटा दो। आप तो इतना ही समझ लो कि शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा शिक्षक क्या करता है। कंफ्यूज हो गए, ये 2/9 क्या आ गया? टाइपिंग मिस्टेक हो गई। पहला ऑप्शन देखो, अब ध्यानपूर्वक पहला ऑप्शन पढ़ना भाई। यहाँ पे क्या कह रहा है? कक्ष में अनुशासन स्थापित करता है शिक्षा मनोविज्ञान। करता है क्या? बिल्कुल करता है भाई साहब, कोई दो राय नहीं है इसमें। बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। व्यक्तिगत विभिन्नताएं चैप्टर ही पढ़ते हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान में। उचित शैक्षिक विधियों का चयन भी करता है, बिल्कुल करता है। तो ऑप्शन नंबर डी तो आप सब बता ही रहे हो, मेरे को कमेंट में देखने की जरूरत ही नहीं है कौन क्या बता रहा है, मुझे पता है सब डी ऑप्शन बताओगे, ये सबका सही होगा। हाँ हाँ, चलिए अगला देखिए। शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है जो सीखने व सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा भी महत्वपूर्ण है आपके लिए। संजू जाट, सभी हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल सभी होगा भाई साहब। मैंने पहले बोल दिया यार, आप लोगों जितना होशियार कोई है क्या इस दुनिया में मनोविज्ञान में? मैं ही नहीं हूं। देखो मतलब भर दिया कमेंट को यार। तुम्हें कौन सा प्रश्न का उत्तर नहीं आता? सारे आते हैं तुम्हें। देखो आते तो सारे हैं, चाहे गलत आए चाहे सही आए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, चाहे गलत करो चाहे सही करो, क्लास को लेने के बाद में केवल एक ही बात होनी चाहिए, बस सही ही करना है। समझ गए भाई? तुम क्लास क्यों लेते हो? कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है तभी तो नहीं लेते हो ना। और वो थोड़ा बहुत आपको नहीं आता है वो आपको आए, इसलिए आप क्लास लेते हो। तो वो थोड़ा बहुत आए इसलिए मैं क्लास लेता हूं तुम्हारी, और इसीलिए तुम लेते हो मेरी। दोनों सपोर्ट अपन एक दूसरे को कर रहे हैं, ठीक है। यस, चलिए पहला ऑप्शन हो जाएगा, स्किनर ने कहा था ऐसा। बढ़िया, सही बता रहे हो भाई, है ना। देखो अब की बार मात खागा। 57 का माइनस डी ए, करो एम करो, सुन्नी लाल भाई साहब, करो एम करो काई क्रमम छो, दृष्टि करो। 58 में क्या होगा? देखो, शैक्षिक मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है, बताइए। चलो इसको याद करते हैं थोड़ा सा एक बारी, आपको बाद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्या कह रहे हैं देखते हैं, अगर कोई पॉइंट ऐसा निकल जाए कि मैं आपको याद करवा पाऊं। ये कह रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वो शाखा है, ठीक है, जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है। देखो, जो नर होते हैं ना, नर, वो क्या करते हैं? सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। नर और मादा जो होती हैं
इस धरती के ऊपर नर और मादा दो ही तो प्राणी पाए जाते हैं, चाहे वो पशु में हो, चाहे जानवर में हो, चाहे मनुष्यों में हो। तो नर तो सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं, लेकिन मादा का कोई रोल नहीं है इसमें। किसमें? स्किनर भाई साहब के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान में। देखो वैसे एक्चुअल में तो रोल सबका है इसमें, ठीक है, लेकिन मादाएं जो है ना, फीमेल्स जो हैं, उन्होंने कम काम किया है शिक्षा मनोविज्ञान में, पुरुषों ने ज़्यादा किया है। तो इन्होंने नर से याद रखोगे आप लोग कि नर जो है ना वो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है, याद रह जाएगी। चलो, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की सहायता करता है। बताइए, शिक्षा मनोविज्ञान जो है एक टीचर की किस तरह से सहायता करता है, किस तरह से हेल्पफुल होती है शिक्षा मनोविज्ञान एक टीचर के लिए? छात्रों के चरित्र विकास में, स्वयं के ज्ञानवर्धन में, स्वयं की तैयारी में और उपरोक्त सभी में। बताओ जी क्या होगा? आपने सही बताया था टिंकू, बहुत बढ़िया बात है, कमा गए फिर तो, स्वामी कर दो। हमें तो बुला लेना सब लोगों को, जो भी क्लास में हम लोग। बिना गुजर ए ऑप्शन। ओके, आज आपको पता है ना क्या आने वाला है? स्टार्टिंग में बता दिया था चैनल पे, 26 घंटे का हिंदी का मैराथन वीडियो आने वाला है भाई। 26 घंटे का एक ही वीडियो में खत्म, खेल खत्म। कल मैंने संस्कृत व्याकरण का वीडियो डाला था, देखा कि नहीं आप सब लोगों ने? और उसके पहले दिन मतलब परसों डाला था शिक्षण विधियों का, संस्कृत की शिक्षण विधियों का मैराथन वीडियो। पूरे देख लेना, ये मैराथन वीडियो देख करके जाना आप तो। इनके जो नोट्स हैं वो याद कर लेना मैराथन वीडियोज के। आप है ना 110 से ऊपर नंबर ले आओगे, पक्की बात है रीट पात्रता परीक्षा में। 3rd ग्रेड में भी आप रैंक भी हासिल कर सकते हो, इतने बेहतरीन वीडियोज हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं हमारी सारा कंटेंट। आपको पता है आरबीएसई ने भी अब एनसीईआरटी को अडोप्ट कर लिया, तो आरबीएसई और एनसीईआरटी के मैटर में कोई डिफरेंस नहीं है, तो हम वही लेकर के चल रहे हैं। तो 58 में हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है मेरे भाई। चलो, छात्रों के चरित्र विकास में भी, स्वयं के ज्ञानवर्धन में भी और स्वयं की तैयारी में भी और उपरोक्त सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, बताओ मेरे को शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता कौन सी नहीं है? आपको पता है तो आपने कोर्स किया है मेरा वाला, तो उसमें मैंने एक पूरा का पूरा जो पेज है ना, उसमें पूरी की पूरी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषताओं के बारे में डिस्कस किया था। समझ में आ गया? अगर आपको वो पेज पूरा याद है तो समस्या ही नहीं आएगी, कर ही दोगे आप। ओके, देखो शिक्षा मनोविज्ञान विश्लेषणात्मक होती है, बिल्कुल इसमें विश्लेषण का काम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विश्लेषण करता है, एक दूसरे मनोवैज्ञानिक जो है आपस में एक दूसरे के जो कोट्स होते हैं, जो मतलब वचन प्रवचन जो होते हैं इनकी जो परिभाषाएं होती हैं, इनके जो मान्य व्यवहार होते हैं, किस चीज़ को मानने वाले, कोई आत्मा का मनोविज्ञान मानता है, कोई चेतना का मानता है, कोई व्यवहार का मानता है, कोई किसका मानता है, कोई किसका मानता है, कोई किसके समर्थक हैं, कोई किसके मतलब आलोचक हो गए। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, विश्लेषण पद्धति के अंदर ही आती हैं सारी की सारी। उसके बाद में ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान साध्य होती है? नहीं 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 नहीं, शिक्षा मनोविज्ञान दोस्तों साध्य नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन होगा हमारा। अरे शिक्षा मनोविज्ञान तो एक मानसिक प्रक्रिया है, भावात्मक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, ये साध्य कैसे हो सकती है? शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर कई खास बातें हैं जो हम सब जानते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार पर केंद्रित विज्ञान होता है, साधन तो है ये, क्योंकि बच्चे के लिए साधन के रूप में तो काम करती है शिक्षा मनोविज्ञान, सही है ना भाई? शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र जो होता है ये भी सीमित होता है, लिमिटेड होता है। इसमें खोज और निरीक्षण से मिले हुए जो तथ्य होते हैं उनका संग्रह किया जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में मिले हुए ज्ञान को सिद्धांतों में बदला जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की मदद से जो टीचर होता है ना, जो टीचर होता है उसको छात्रों के बीच में मतभेद जो होते हैं उनका पता लगता है। कैसे लगता है? शिक्षा मनोविज्ञान की बदौलत लगता है, और वो सभी छात्र एक जैसा व्यवहार कर पाते हैं टीचर के अकॉर्डिंग फिर। और भाई बहुत सारी चीज़ें हैं विशेषताओं के अंदर। शिक्षा मनोविज्ञान ने सीखने की प्रक्रिया के अंदर कई सारे नियम भी बताए, वो भी एक विशेषता ही तो है। अच्छा, को शिक्षा व्यक्ति की योग्यता तथा क्षमता का परिचायक है, ये कथन किसने दिया? जो शिक्षा है व्यक्ति की योग्यता और क्षमता का परिचायक है। फ्रेडसन ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, पेस्टालोजी ने और महात्मा गांधी ने। किसने कहा था ऐसा? यस, थॉर्नडाइक याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक, 3rd ग्रेड में और रीट में। तो पेस्टालोजी हो जाएगा दोस्तों इसमें, सी ऑप्शन बिल्कुल। महाकाल